नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। आप देख रहे हैं श्रीजी टैक्स सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स को डिस्कस करने से पहले उसका कॉज समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो डेफर्ड टैक्स अराइज किन सिचुएशंस में होता है? तो डेफर्ड टैक्स का कॉज है सबसे पहले तो जो आप प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, और प्रॉफिट हमें पता है हम डिटरमाइन करते हैं दो तरीके से। पहला है आपका बुक प्रॉफिट, जो कि आप बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करते हैं। सेकंड इज आर टैक्स प्रॉफिट, जो कि एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस डिटरमाइन किया जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि डेफर टैक्स अराइज क्यों होता है, तो डेफर टैक्स अराइज होने का कारण है डिफरेंस इन टैक्स लाइबिलिटी, जो कि अराइज होती है। आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा उस पे जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी वो अलग होगी। ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसके ऊपर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अलग होगी। लेकिन जो आपका टैक्स प्रॉफिट है उसमें वेरियस डिसअलाउंसेस की वजह से उसके ऊपर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अलग होगी। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इन टैक्स लाइबिलिटी इज योर डेफर्ड टैक्स। ये जो आपका डिफरेंस है इन योर टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज योर डेफर्ड टैक्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट डेफर्ड टैक्स में भी दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जब हम डेफर्ड टैक्स की बात करते हैं तो उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट इज टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, जो कि आपकी टाइमिंग की वजह से आया है। एंड सेकंड इज परमानेंट डिफरेंस, यानी कि ऐसा डिफरेंस जो परमानेंटली स्टे करेगा, परमानेंट डिफरेंस। तो यहां पर आप कह सकते हैं दैट टाइमिंग डिफरेंस जो है वो अराइज होता है आपका, टाइमिंग डिफरेंस जो है वो अराइज होता है आपका इन वन और मोर ईयर्स, इन वन और मोर ईयर्स, बट इट कैन गेट रिवर्स्ड इन फ्यूचर ईयर्स। यानी कि टाइमिंग डिफरेंस अगर अराइज हुआ तो वो फ्यूचर ईयर्स में रिवर्स हो जाता है। ये डिफरेंस अराइज हो रहा है ड्यू टू टाइम, ड्यू टू टाइम। लेकिन जो आपका परमानेंट डिफरेंस है, जो आपका परमानेंट डिफरेंस है, ये आपका अराइज होता है इन वन और मोर ईयर, लेकिन एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम itself that it stays permanently, it cannot get reversed subsequently। आप इसको फ्यूचर ईयर्स में रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको फ्यूचर ईयर्स में रिवर्स ही नहीं कर सकते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिक्वायर्ड नहीं है। AS 22 जो कि अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के साथ डील करता है, वो ये कहता है कि ऐसा डिफरेंट जिसको आप फ्यूचर में रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उस डिफरेंस का हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ डेफर्ड टैक्स कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा कि जो टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस को हम एज अ डेफर्ड टैक्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। टाइमिंग डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड एज अ डेफर्ड टैक्स इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन ये राइज होता है कि टाइमिंग डिफरेंस को हमने रिकॉर्ड करना कैसे है। तो टाइमिंग डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले जो डेफर्ड टैक्स है, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो डेफर्ड टैक्स है इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वो टू पार्ट्स क्या हैं कि सबसे पहले तो एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं DTA या DTL,
डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। क्वेश्चन अराइज होता है दैट हमने डिटरमाइन कर लिया दैट इस साल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो क्या हम उसको डेफर्ड टैक्स एसेट की कैटेगरी में डालें या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की कैटेगरी में डालें। तो इसके लिए हम जो फोकस अपना रखेंगे, जो हम अपना फोकस रखेंगे वो किस पे रखेंगे, फोकस हम रखेंगे अपना हमेशा दैट आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इनकम टैक्स, यानी कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो टैक्स प्रॉफिट पे कितनी है। आप अपना फोकस रखेंगे दैट आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो टैक्स प्रॉफिट पे कितनी है, उसके बेसिस पे हम हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको हम समझेंगे एक बहुत ही इलस्ट्रेटिव वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है दैट सपोज कीजिए देयर इज एन अकाउंटिंग प्रॉफिट, सपोज कीजिए दैट आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो आप अपनी एंटिटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट है आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है। और इस 10 लाख रुपए में आपके पास दो एक्सपेंसेस ऐसे इंक्लूडेड हैं जो कि एक तो सेक्शन 43B में डिसअलाउड है, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिटरमाइन करते टाइम आपने बुक प्रॉफिट सेक्शन 43B में डिसअलाउड एक्सपेंसेस जैसे कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डिसअलाउ होगा सेक्शन 43B में अगर वो आपने टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम पे नहीं किया, ठीक है। और सेकंड आपका जो इंक्लूडेड है दैट आर फाइन्स एंड पेनल्टीज, किसी तरीके के फाइन्स या पेनल्टीज हैं जो फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, आपने जीएसटी टाइमली पे नहीं किया था, आपने इनकम टैक्स टाइमली पे नहीं किया था, वो इंक्लूडेड है, ठीक है। दूसरी तरफ आपका जो टैक्स प्रॉफिट है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं अपना बुक प्रॉफिट, जितना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है दैट इज 10 लाख, और उसमें आपके जो डिसअलाउंसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं, जो डिसअलाउंसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे दैट हमारा जो 43B है उसका डिसअलाउंसेस है आपका 50,000, ठीक है। 50,000 इज द डिसअलाउंस, और फाइन्स एंड पेनल्टी जो है वो 20,000 का है, ठीक है। तो हमारा टोटल जो है वो डिसअलाउंसेस में एक तो 50,000 43B का ऐड होगा, और जो फाइन्स एंड पेनल्टीज मुझे नहीं अलाउड एज पर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 वो मेरी डिसअलाउ हो गई। तो मेरा जो टैक्स प्रॉफिट आया वो आया 10,70,000 का। लेकिन अभी हमने पढ़ा दैट जो डेफर टैक्स अराइज होता है वो होता है किस केस में, टाइमिंग डिफरेंस के केस में। परमानेंट डिफरेंस के केस में डेफर टैक्स अराइज नहीं होता। फाइन्स एंड पेनल्टीज अगर आपको इस साल डिसअलाउ हैं तो अगले साल वो आपको अलाउड तो नहीं हो जाएंगी, ठीक है। अगले साल ये फाइन्स एंड पेनल्टीज आपको कहीं पे भी अलाउ तो नहीं हो जाएंगी, अगर इस साल डिसअलाउ हो गई तो वो अलाउड नहीं होंगी। दीज आर योर परमानेंट डिफरेंस, दिस इज योर परमानेंट डिफरेंस। लेकिन जो आपका 43B की डिसअलाउंसेस है, जैसे हमने कहा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वो आपको अलाउड होगा कब, ऑन पेमेंट। जब आप उसको पे कर देंगे तो आप शेड्यूल बीपी में जाके वहां पर अपना 43B की अलाउंसेस ले लेंगे। तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया दैट इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको ड्यू टू द रीजन दैट सेक्शन 43B इज इन इम्प्लीकेशन, तो आपको ये 50,000 डिसअलाउ हो गया है, ठीक है। 50,000 डिसअलाउ हो गया है, लेकिन अगले साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो आप इसकी डिडक्शन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 50,000 का हमारा टाइमिंग डिफरेंस। अब क्या होगा जब 50,000 का हमारा टाइमिंग डिफरेंस है तो टैक्स लाइबिलिटी ऑन 50,000 कितनी आएगी, टैक्स लाइबिलिटी ऑन 50,000 हमने वो जो फाइन्स एंड पेनल्टी वाला अमाउंट है, ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करना क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस है, वो डेफर्ड टैक्स में नहीं अराइज होगा। तो 50,000 के ऊपर अज्यूम कर लीजिए 30% इज द टैक्स लाइबिलिटी, तो 15,000 रुपए जो है वो आपका डेफर्ड टैक्स है, 15,000 जो है वो आपका डेफर्ड टैक्स है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये डेफर्ड टैक्स एसेट है,
या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसका क्या करें? इसके लिए हमने क्या कहा था दैट हमें फोकस किस पे करना है? टैक्स लाइबिलिटी ऑन टैक्स प्रॉफिट। तो जब मैंने ये चीज की तो मेरा जो 50,000 है, जो मेरा 50,000 है, उस 50,000 पे मैंने 30% यानी कि 15,000 एक्सेसिव टैक्स पे करना है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मैंने 50,000 पे 30% 15,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो 25-26 में मेरी फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशन 15,000 से रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मैं फ्यूचर ईयर में उसको क्लेम करने वाली हूँ एज अ डिडक्शन। तो जो मेरा फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, जो मेरा फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, अब मैं इसको आपको सिंपलर वर्ड में बोल रही हूँ, ये फ्यूचर बेनिफिट जो है वो आपको समझाने के लिए है। फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है वो मेरा क्या है? एसेट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 15,000 का अमाउंट है, ये जो आपका 15,000 का अमाउंट है, इस 15,000 के अमाउंट को आप ट्रीट करेंगे एज अ डेफर्ड टैक्स एसेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आप इसको डेफर्ड टैक्स एसेट ट्रीट करेंगे और आप एंट्री जो पास करेंगे वो पास करेंगे डेफर्ड टैक्स जर्नल एंट्री जो हम इसके लिए पास करेंगे टू रिकॉर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट विल बी deferred tax asset account debited टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट अगर आप वो खोलना चाहते हैं, नहीं तो आप सीधा इसको P&L अकाउंट में ले जाएंगे। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि आपकी बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो गई और साइमल्टेनियसली इतने से आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो गए। या आप इसका डेफर्ड टैक्स इनकम अकाउंट खोल लीजिए, P&L अकाउंट में सीधा क्रेडिट कर दीजिए, वट एवर इज योर विश, जो भी आप तरीका अपना रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा दैट व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट इन सब्सीक्वेंट ईयर, व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट इन फ्यूचर ईयर। तो जब आपने फ्यूचर ईयर में अपनी ITR फाइल करते टाइम इस डेफर्ड टैक्स एसेट की डिडक्शन ले ली है, तो आप क्या करेंगे? हम इसको रिवर्स कर देंगे। कब? नेक्स्ट ईयर में रिवर्स कर देंगे इन नेक्स्ट ईयर। हम इसकी डायरेक्ट जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे इन नेक्स्ट ईयर बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। यानी कि ये जो आपने एंट्री पास की है इसी को रिवर्स कर दीजिए। आप एंट्री क्या पास करेंगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट, यानी कि जो आपका किताबों में डेफर्ड टैक्स एसेट खड़ा है आप उसको रिवर्स कर देंगे। या अगर आप इसकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट को आप क्रिएट कीजिए और उस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट को नेट कर दीजिए और आपका अपने आप जो बैलेंस शीट में इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। सो बेसिकली दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स। और अगर आप जानना चाहते हैं दैट कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हमारे डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज को अराइज करते हैं, तो कुछ ऐसे सेक्शंस जो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। सेक्शन 43B वुड बी द सेक्शन। दूसरा सेक्शन आपका हो सकता है कंपनीज के केस में सेक्शन 35D जो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ डील करता है। अकाउंट्स में हम वन टाइम डिडक्शन इसकी ले लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में ये हमें अलाउड होता है 1/5 इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स में। उसके बाद आपका 40AIA जो कि TDS के साथ डील करता है। आपने किसी एक्सपेंसेस के ऊपर TDS डिडक्ट नहीं किया तो ITR फाइल करते टाइम आपका वो जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा आपका सेक्शन 48(2)B जो कि एक्सेसिव एक्सपेंडिचर पेमेंट टू रिलेटिव्स के साथ डील करता है, उसकी वजह से भी आपको
डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज अराइज करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा आपका सेक्शन 48(3) जो कि 10,000 से ऊपर के कैश एक्सपेंडिचर में डील करता है, और इसकी वजह से जो होने वाला डिफरेंस होगा दैट वुड बी योर परमानेंट डिफरेंस, और ये परमानेंट डिफरेंस को हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इट वुड नॉट गिव राइज टू डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ऐसे ही और बहुत से एक्सपेंसेस हैं, बहुत से सेक्शंस हैं जिसमें डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इलस्ट्रेटिव सेक्शंस आपके लिए, जिसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी अराइज कब होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का ये जो मुद्दा है ये इस बार के टैक्स ऑडिट्स में बहुत ही ज़्यादा सामने आने वाला है, बिकॉज आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ गया है और उसमें जो इतनी सारी प्रोविजंस लग गई हैं दैट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है टू रिपोर्ट ऑल दीज इश्यूज इन देयर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट आई कुड गेट अप्रिशिएट टू make more videos like this. Thank you very much, and with new video I will soon be available on my YouTube channel. Keep learning, keep growing with Shriji Tax Solutions.